तीन अमीर बहू का बेघर गरीब ससुराल। आ जाइए माँ जी, पापा जी, खाना खा लीजिए और तुम दोनों भी आ जाओ। ये कैसा खाना है? ये पानी वाला खाना कौन खाएगा? मैं तो नहीं खाऊंगी। हाँ, मुझे भी ये पानी वाला खाना खाने का कोई शौक नहीं है। शौक नहीं है तो शौक डालो, क्योंकि ये पानी वाला खाना जो खा रहे हैं इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों हो, समझी? तुमने कुछ गलतियां ना की होती तो आज हम फुटपाथ पर ऐसे पानी वाला खाना नहीं खा रहे होते। घर की बड़ी बहू दोनों बहू से ऐसा क्यों कहती है कि उनके हालात की जिम्मेदार वो दोनों बहू हैं? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां सुनिधि अरमान से शादी करके घर में आती है। छोटे घर में रहना उसके लिए आसान नहीं होता, पर वो एडजस्ट हो जाती है। फिर कुछ सालों में महेश अपने अमीर दोस्त वीरेंद्र की बेटियों से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ देता है, जहां विदाई के समय वीरेंद्र बेटियों से कहता है, श्वेता, कविता, देखो बेटी, मैंने अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल ली है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर तुम अपने ससुराल में अच्छे से रहना। पापा, आपको पता भी है आप कितने छोटे घर में हमें भेज रहे हैं? हमें बंगले में रहने की आदत है, वी कांट एडजस्ट। यस पापा, पर देखते हैं, अब गरीब ससुराल में तो रहना ही पड़ेगा ना। आपने हमें क्रेडिट कार्ड दिया? नहीं, पर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बैग में थोड़े बहुत पैसे रख दिए हैं। पर अब तुम्हें अपने ससुराल वालों की तरह ही जीना होगा, क्योंकि तुम बहुत पैसे उड़ाती हो। अरे भाई साहब जी, जाने भी दीजिए। मैं आपकी बेटियों का बहुत ख्याल रखूंगी और धीरे धीरे वो भी घर में ढल जाएंगी। फिर दोनों विदा होकर छोटे गरीब ससुराल में आ जाती हैं, जहां का माहौल थोड़ा बहुत ठीक होता है। पहली रसोई में अमीर बेटियां खाना बनाने से इनकार कर देती हैं। तब जानकी, अरे बहू, एक तरह की रस्म होती है। मैं जानती हूँ तुम्हें खाना बनाना आता नहीं होगा, पर कोई बात नहीं। तुम्हें जैसा बता रही हूँ थोड़ा वैसा कर दो या फिर हाथ लगा दो, इतना ही शगुन चल जाएगा। माँ जी आप बैठ जाइए, मैं हूँ ना, मैं उनके साथ पहली रसोई की रस्म करवा देती हूँ। बहू, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। नहीं माँ जी, मैं मैनेज कर लूंगी, आप आराम कीजिए। सास के जाने के बाद सुनिधि दोनों अमीर बहू से हलवा और सब्जी बनाने को कहती है और साथ में बताती जाती है, ओ माय गॉड, इसमें कितना घी है, मुझे नहीं खाना ना बनाना। वही तो, इसमें तुमने कितना तेल डलवाया है, तुम्हें आइडिया भी है ये हेल्थ के लिए कितना अनकॉन्शियस है? अनकॉन्शियस का मतलब ही नहीं पता होगा। एक्सक्यूज मी कविता, आई नो वेरी वेल अनकॉन्शियस मीनिंग। यू कंसर्न अबाउट हेल्थ, बट ट्रस्ट मी, इतना खाना खाने से तुम्हारी हेल्थ पर कुछ असर नहीं होगा। मैं भी खाती हूँ। ओह, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है? देख कर लगता नहीं है कि किसी गरीब घर की हो। तुम्हारे जैसे ही किसी घर से आई हूँ, फिर भी एडजस्ट कर लिया मैंने यहाँ पर खुद को, और ऐसे ही तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब खाने पर ध्यान दो। ऑलराइट। थोड़ा हाथ लगाकर बाकी का खाना सुनिधि तैयार कर देती है और सबको परोस देती है, जहां मामूली सा नेक पाकर दोनों कहती हैं, ओह, ये टुच्ची सी पायल लेकर हम क्या करेंगे? हमें डायमंड की ब्रेसलेट दे देते कम से कम। आपको पता नहीं है क्या हम कितने अमीर घर से आए हैं? हमारे लिए गिफ्ट तो कम से कम ले आते। श्वेता, तुम ये मम्मी पापा से कैसे बात कर रही हो? देखो, धीरे धीरे ही एडजस्ट कर पाओगी, पर इस तरीके से मत बोलो। मेरा कहने का मतलब गलत होगा, लेकिन मेरी बात बिल्कुल ठीक थी मोहित। अरे कोई बात नहीं मोहित, ज्यादा महंगा तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। आओ बहू, खाना खा लो। फिर सब खाना खा लेते हैं। 2 दिन बाद कविता कहती है, और यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं है? माँ जी, हमारे कपड़े गंदे हैं, कैसे धुलेंगे? बहू, यहाँ पर हाथ से कपड़े धोते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं है। लाओ, मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। नहीं माँ जी, आप क्यों कपड़े धोएंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती माँ जी से ऐसे काम करवा कर? देखो, तुम्हारे कपड़े तुम पहनती हो तो तुम्हें धोना पड़ेगा यहाँ पर। अपने पिताजी की बात को याद रखो। मैंने भी ये सब काम करना सीखा है, तुम भी सीखो। आपकी मजबूरी होगी, लेकिन हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। देखो, करना तो पड़ेगा तुम्हें। फिर मुंह बनाकर दोनों अपने कपड़े खुद ही धोकर सुखाती हैं। दिन गुजरते हैं। गरीब ससुराल में धीरे धीरे दोनों बहू रहने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन उल्टे जवाब भी देती हैं। तभी एक दिन अंकित को अपने भाई से बात करता हुआ सुन लेती हैं कि उनके पास 2 लाख रुपए हैं। ये सुनकर कविता अंकित से कहती है, अंकित, मैंने सुना है कि तुम दोनों भाइयों पर 2 लाख रुपए हैं, तो क्यों ना हम इन पैसों को ट्रेडिंग पर इन्वेस्ट कर दें, जिससे इंटरेस्ट के साथ वापस आएंगे तो हम बड़ा घर भी ले पाएंगे और हम तीनों बहू बेटे और माँ जी पापा जी आराम से रह भी पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, पर यह ट्रेडिंग सही रहेगा? क्योंकि मुझे इसका कोई ज्यादा आइडिया नहीं है। अरे, मुझे और मेरी बहन पर विश्वास करो और इस बारे में तुम माँ जी पापा जी से बात करो। ठीक है। अंकित अपने माता पिता और भाइयों से इस बारे में बात करता है और भरोसा करके वो दोनों बहू को ट्रेडिंग पर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने देते हैं। 1 महीने में ही उनका अच्छा रिजल्ट आता है। तभी फोन में देखकर दोनों बहू खुशी से कहती हैं,
माँ जी, पापा जी, हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे उन पर इंटरेस्ट बढ़ गया है। हम थोड़े और पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हम अच्छा सा बड़ा बंगला भी ले पाएंगे। क्या सच में बहू ऐसा हो सकता है? हाँ माँ जी, हो सकता है। हमारे ये 2 लाख रुपए भी तो 2.5 लाख में कन्वर्ट हो गए हैं। 1 महीने में ज्यादा मुनाफा होगा। मैं तो सोच रही हूँ हम अपने घर को गिरवी रख कर कुछ पैसे भी इस पर लगा देते हैं, जिससे 4-5 महीने में हमारा बहुत प्रॉफिट होगा। देखो बहू, इन सब की हमें तो समझ है नहीं। अगर तुम कह रही हो और ये बिल्कुल ठीक है तो ऐसा कर लो। कविता, श्वेता, आर यू श्योर? क्योंकि ये पैसे कभी कभार डूब भी जाते हैं। आप घर वालों को भड़का रही हैं तो खुद ही देख लीजिए। इन्वेस्ट में ही है पैसे। अभी आपको तो नॉलेज होगा ना इन चीजों का, देख लो। फोन में देखकर सुनिधि हाँ कर देती है और घर वाले मकान के कागज गिरवी रखकर उन पैसों की भी ट्रेडिंग पर डाल देते हैं। लेकिन 3 महीने बाद चेक करने पर वो सारे पैसे डूब जाते हैं। ये भगवान, ये हमसे क्या हो गया? हमने जितने पैसे लगाए थे वो सब डूब गए। अब क्या? इसका मतलब ये घर भी गया हमसे। अब तो घर वाले हमें छोड़ेंगे नहीं। दोनों के पति ये बात सुन लेते हैं और घर में ये सुनकर सास ससुर सदमे में आ जाते हैं। और कुछ ही दिनों बाद जिसको मकान गिरवी रखवाया था वो वापस अपने पैसे लेने आता है, लेकिन पैसे न होने पर वो उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाकर फुटपाथ पर पहुंच जाता है। हे भगवान, कैसे दिन आ गए, मुझे नहीं पता था। हम एक दिन सड़क पर आ जाएंगे। अजी हिम्मत रखिए। मोहित, अरमान, अंकित बेटा, तुम्हारे पास थोड़े भी पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ कि हम किराए का एक कमरा ले लेते? नहीं माँ, हम कम से कम 7-8 जने हैं। एक कमरे के हिसाब से 5,000 का किराया मांग रहे हैं। कहाँ से देंगे इतने पैसे हम? खाने का ही कुछ जुगाड़ नहीं हो पाया। वो तो अच्छा हुआ सुनिधि ने थोड़े बहुत मसाले और आटा आते वक्त घर से निकाल लिया। लेकिन घर में कोई सब्जी नहीं थी, वरना उससे आज शाम का खाना बन जाता। कहीं ना कहीं से सब्जी तो लानी होगी। ओहो, रोड पर रहना पड़ रहा है। क्या दिन आ गए हैं? गलती तो हमारी है, कुछ कर भी नहीं सकते। माँ जी, पापा जी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं कोई सब्जी लेकर आती हूँ। फिर सुनिधि 20 रुपए से थोड़े से आलू खरीद के ले आती है और उसी की पानी वाली सब्जी और रोटी बनाकर घर वालों को दे देती है, जिसे दोनों बहू खाने से मना करती हैं। श्वेता, कविता, तुम्हें जो मिल रहा है ना चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं होगा। ये तो सबको खाना खिलाने के लिए जरा सी सब्जी में पानी करना पड़ा। भूलो मत, तुम दोनों की लापरवाही, गलती की वजह से आज हम अपने घर से बेघर हैं। हमें पता है हमारी वजह से हुआ है। अब बार बार ताना मारते रहोगे क्या? अब तो फुटपाथ पर गुजारा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बहू, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। मुझे पता था पापा जी आपका रोज चाय पीने का नियम है, इसलिए मैं 10 रुपए की दूध की छोटी सी थैली लाई थी। चिंता मत कीजिए, मैं इसकी चाय बना दूंगी। पानी वाली बनेगी, पर क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं बहू, मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सब पानी वाला जैसे तैसे खाना खा लेते हैं और बहू अपने ससुर को पानी वाली चाय भी पिला देती है। जैसे तैसे गरीब परिवार छोटे से टेंट में सोते हैं। अगले दिन तीनों बेटे काम पर जाते हैं तो एक की नौकरी छूट जाती है। दोनों भाई काम करते हैं तो दूसरा लेट आता है। काम ढंग से नहीं करता तो उसकी सैलरी कट जाती है और तीसरे की सैलरी आधी उधारी देने में चली जाती है, जिससे घर में मात्र 1,000-1,500 का राशन आ पाता है। और बड़ी बहू जैसे तैसे पानी वाला खाना खिलाकर दूसरा महीना निकालती है। कभी पानी वाली खिचड़ी, कभी पानी वाला दलिया, तो कभी पानी वाली दाल और सब्जी सूखी रोटी से खिलाती है। एक दिन दोनों कहती हैं, काश हमने वो गलती ना की होती तो आज ऐसे सड़क पर ना रह रहे होते। अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे एक बार तुम मुझे वो ट्रेडिंग दिखाओगी जिस पर तुमने पैसे इन्वेस्ट किए थे? 2.5 महीना होने को आया है हमें ऐसे बेघर की तरह रहते हुए। सुनिधि की बात सुनकर कविता फोन दिखाती है और वो देखती है कि अभी कुछ ऐसे शेयर बचे हैं जिन्हें वो दूसरी कंपनियों को बेचकर प्रॉफिट कमा सकती है। अब क्या था, बिना कोई देरी करे सुनिधि अपने सारे शेयर्स दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देती है, जिसमें उसे काफी प्रॉफिट होता है और वो उनसे मिले पैसे से अपने कर्ज और गिरवी घर छुड़ा लेती है और घर का ताला खोलकर सांस लेते हुए घर में घुसते हैं। आखिर बेघर होने के बाद हम वापस अपने घर में आ गए। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन बहू तुमने कर दिखाया। ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। माँ जी, अब कोई इमोशनल बातें नहीं। दीदी, हमसे जो गलती हुई थी उसे आपने सुधारा है। वापस घर लाने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ दीदी, और अब से हम आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। पानी वाला खाना छोड़कर अब वो अपने घर में वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोनों जहाँ अमीर बहुएं भी सुनिधि की तरह घर में ढल जाती हैं। तब से देख रही हूँ बार बार ये लड़की अपने कपड़े बदल कर आ जाती है। पंडित जी ने तो कहा था कि इस घर में 3 लड़कियां कुंवारी हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ एक ही लड़की दिख रही है। अरे बहन जी, क्या सोच रही हो?
चलो चलो नाश्ता कर लो, आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार किया है मेरी बेटियों ने। बहन जी, मैं ये सोच रही थी कि एक बेटी को तो मैंने देख लिया, बाकी की दोनों को भी देख लूं तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे मेरी तीनों बेटियां कितनी बार आपके सामने आई हैं, आपने देखा नहीं? कैसी बातें कर रही हो बहन जी, मैंने तो सिर्फ एक ही बेटी को देखा है, वो भी बार बार कपड़े बदल कर आ रही है। ये सुनते ही उषा जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ मैं बेटियां देखने की बात कर रही हूँ और इस औरत को हंसी आ रही है। बहन जी, आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। आपको शायद ये नहीं पता कि मेरी 3 जुड़वा बेटियां हैं, तीनों की शक्ल एक जैसी है। मैं बुलाती हूँ। उषा ऐसा कहने के बाद आवाज लगाकर अपनी तीनों बेटियों को रसोई में बुलाती है। इनो मीनो टीनो, जरा तीनों बाहर तो आना। उषा के ऐसा कहने पर उसकी तीनों बेटियां इनू मीनू टीनू रसोई से बाहर आती हैं और एक साथ कहती हैं, जी माँ, आपने हम तीनों को बुलाया क्या? हाँ मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हारी होने वाली सास तुम्हें एक साथ देखना चाह रही थी, बस इसीलिए। देखो बहन जी, ये मेरी तीनों जुड़वा बेटियां हैं। ये सुनते ही सोमवती हैरान हो जाती है। बहन जी, आपने कोई मशीन अंदर फिट करके रखी है क्या, जो 3 जुड़वा बेटियां हैं आपकी, और तीनों की शक्ल बिल्कुल एक दूसरे से हूबहू मिलती है। मैं तो ये सोच रही थी कि शायद एक ही बेटी आपकी बार बार कपड़े बदलकर मेरे सामने आ रही है। कोई बात नहीं बहन, आपको ही नहीं बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हुई है। खैर ये सारी बातें तो बाद में हो जाएंगी, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको मेरी बेटियां कैसी लगी? संस्कारों में तो तीनों ही सर्वगुण संपन्न लग रही हैं और शक्ल तीनों की एक जैसी है। मुझे आपकी तीनों बेटियां पसंद हैं, मेरे तीनों बेटों के लिए। अगर इन तीनों की शादी उन तीनों से हो जाएगी तो उन्हें ये नहीं रहेगा कि माँ ने मेरे लिए कम सुंदर लड़की ढूंढी या माँ ने मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढी। तीनों को एक समान बहू मिलेगी। ये सुनते ही उषा मिठाई का डिब्बा उठाकर सोमवती का मुंह मीठा करती है। आपके बेटों को तो मैंने देखा ही है, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है। ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। इस तरह रिश्ता पक्का हो जाता है और बहुत जल्द सोमवती अपने तीनों बेटों की शादी अपनी तीनों जुड़वा बहू से करवाकर अपने घर पर तीनों जुड़वा बहू ले आती है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम तीनों इस घर की बहू हो और तुम्हें ही इस घर की जिम्मेदारियों को संभालना है। जी माँ जी, चिंता मत कीजिए, हम मिलकर सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेंगे। हाँ माँ जी, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना आता है हमें। और माँ जी, आपको पता है हम तीनों एक साथ बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देंगे। ये सुनकर सोमवती बहुत खुश होती है। आखिरकार उसे जैसी बहुएं चाहिए थी मिल गईं। अब वो रोज सुबह अपनी तीनों बहू के हाथों का खाना खाकर बहुत खुश होती है। लेकिन शादी के दूसरे तीसरे दिन के बाद ही कुछ परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अरे ये तीनों कहाँ हैं? आज तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। इनो मीनो टीनो, कहाँ हो तुम तीनों? सोमवती के कहने पर उसकी एक बहू आती है। अरे ये तो एक ही आई है, लेकिन ये कौन सी वाली है, मुझे ये तो समझ ही नहीं आ रहा। जी माँ जी, कहिए। काम करो टीनू, तुम जाकर रसोई संभालो और मेरे पास इनू को भेज दो, मैं उसे आज बाजार ले जाऊंगी। पिछली बार भी तो आप टीनू को ही बाजार लेकर गए थे माँ, इस बार मुझे लेकर चलिए। मैं टीनू नहीं मीनू हूँ। अच्छा, पिछली बार मैं इनू को लेकर गई थी, मुझे तो लगा था मैं तुम्हें लेकर गई थी। चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम चलो। दोनों सास बहू मिलकर बाजार चली जाती हैं। यहाँ बाकी दोनों बहू घर में सारे काम खत्म करने के बाद छत पर बैठी होती हैं। अरे मेरे कमरे में मेरा फोन रखा था, टीनू तुम जाकर लेकर आ जाओगी क्या? हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है छत पर बैठने में। टीनू छत की सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है और इनू के कमरे में जाकर उसका फोन उठाने लगती है। तभी पीछे से इनू का पति सौरभ आता है और उसे गले से लगा लेता है। आपकी हिम्मत कैसी है मुझे गले लगाने की? अरे यार, कैसी बात कर रही हो? मुंह पर करारा करारा चाटा मार दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पूरा अधिकार है तुम्हारे करीब आने का। मैं इनू नहीं हूँ, टीनू हूँ जीजा जी, इसलिए मैंने आपके मुंह पर चांटा मारा। सौरभ ये सुनते ही हैरान हो जाता है। अरे माफ कर दो, गलती हो गई। ये बात किसी को मत बताना, मैंने गलती से इनू समझकर तुम्हें गले लगा लिया, लेकिन तुम तीनों एक जैसी दिखती हो तो धोखा तो किसी को भी हो सकता है। तुम इस बात को समझ सकती हो ना? हाँ जीजा जी, आप सही कह रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, आपको जो चाटा मारा उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं इनू को आपके कमरे में भेजती हूँ। टीनू इतने ऊपर जाती है कि सोमवती मीनू के साथ वापस घर लौट आती है। सौरभ जब अपने कमरे से बाहर आता है तो सोमवती के साथ मीनू को देखकर इनू को समझ लेता है और उसे गुस्से में जाकर कहता है, अरे तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, क्या तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आती? 50 बार समझा चुका हूँ, मुझे इस समय सुबह पर नाश्ता दे दिया करो।
आज ऑफिस में मुझे कितना सुनने को मिला था, जानती भी हो तुम। ये सुनते ही सोमवती हैरान हो जाती है और अपने बेटे को ही एक चांटा मार देती है। सौरभ, जरा भी तमीज नहीं है अपनी बड़ी भाभी से बात करने की। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? एक और चांटा खाने के बाद अब सौरभ सिर पकड़कर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, क्या घोटाला हो रहा है यहाँ? पहले तीनों को इनू समझकर गले से लगा लिया और अब मीनू भाभी को इनू समझकर इतना कुछ कह दिया। सोमवती ये सुनकर हैरान हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, अपने कमरे में जाओ, मैं इनू को भेज दूंगी तुम्हारे कमरे में। कुछ देर बाद सोमवती टीनू से चाय बनाने के लिए कहती है और इनू सौरभ के पास होने के बाद बाहर आकर डस्टिंग करने लगती है। लगता है मेरी बहू मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही है। ऐसा नहीं चलेगा, मैं इसको अभी के अभी डांटूंगी और समझाऊंगी कि अगर मैंने चाय बनाने के लिए कहा है तो चाय बनाकर ही देनी होगी पहले, बाकी के काम बाद में होते हैं। सोमवती ऐसा कहने के बाद इनू के पास आती है और उसे टीनू समझकर डांटने लगती है। टीनू, मैंने तुम्हें कहा था कि पहले मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। मैं बाजार जाकर थक चुकी थी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अपनी सास की बातों को अभी से नजरअंदाज कर रही हो। ये सुनते ही इनू रोने लगती है। माँ जी, आपने मुझे कब कहा था चाय बनाने के लिए? मैं तो इनू हूँ। तभी टीनू चाय लेकर सोमवती के पास आती है। ये देखते ही सोमवती अपने सिर पर हाथ मारती है। मैं तुम तीनों की शक्लों का क्या करूं? तुम तीनों की एक जैसी शक्ल है और हम सभी को कितनी परेशानी हो रही है। इस बात से इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही होगा, वरना ऐसे चल नहीं पाएगा। सोमवती उस रात ऐसा सोचती रह जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुबह भी उसके दोनों बेटे, एक बड़ा और एक छोटा, आपस में लड़ रहे होते हैं। भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपने छोटे भाई की पत्नी को किस कैसे कर सकते हो? अर्जुन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने सोचा कि मीनू है, बस मुझे यही धोखा हो गया। जो भी हुआ जाने अनजाने में हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बस बहुत हुआ, मैं ये बदतमीजी सहन नहीं कर सकता। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अर्जुन ऐसा कहकर अपनी पत्नी टीनू का हाथ पकड़ता है और वहां से जाने लगता है कि तभी सोमवती आती है और उसे रोक लेती है। रुक जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक जैसी बहू लाने के बाद इस घर में सभी को दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने इसका एक समाधान ढूंढा है जिससे कि बाद में हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। समाधान? कैसा समाधान ढूंढा है माँ आपने? मैंने आज सुबह ही ये 3 लॉकेट खरीदे हैं और आज से ये तीनों बहू के गले में रहेंगे। इन तीनों में ये लॉकेट आज के बाद अपने गले में से कोई नहीं उतारेगा। ये 3 लॉकेट अलग अलग रंग के हैं, लाल, पीला, नीला। जिसकी पत्नी जिस कलर का लॉकेट पहनेगी उसे बस वही कलर याद रखना है। अरे आप तो जीनियस हो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। खाने के बाद अर्जुन टीनू के लिए पीले रंग का लॉकेट लेता है और उसके गले में पहना देता है। ध्यान से देख लो बड़े भाइयों, अब से ये मेरी पत्नी है और ये आप ध्यान रखना। रोहन भी लाल रंग का लॉकेट लेकर मीनू के गले में पहना देता है। लाल रंग वाले लॉकेट को पहने हुए तुम्हारी भाभी है, तुम लोग भी ये सब याद रखना। सौरभ भी नीले रंग का लॉकेट इनू को पहना देता है। अब मैं गलती से किसी और को गले नहीं लगाऊंगा, अपनी ही पत्नी को गले लगाऊंगा। मेरी पत्नी की निशानी है नीले रंग का लॉकेट। उस दिन के बाद से अब तीनों बहू घर में काम करती रहती, पूजा पाठ, घर की साफ सफाई और रसोई में खाना बनाना। हर कोई बस उनके गले में लॉकेट देखकर उनके नाम को पहचान लेता। भगवान की दुआ से तुम तीनों के चेहरे एक जैसे हैं और साथ में आज तुमने एक जैसे और एक ही रंग के कपड़े भी पहने हैं, लेकिन तुम्हारे लॉकेट से मैं बखूबी पहचान रही हूँ कि तुम इनू हो, तुम मीनू हो और तुम हो टीनू। सोमवती की ये बात सुनते ही सब हंसने लगते हैं। इसी के चलते उनकी परेशानी खत्म हो जाती है और अब 3 जुड़वा बहू के साथ पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।